आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 4th लेसन योर ओन बुक ऑफ साइंस। यानी कि इस लेसन में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स दिए गए और हमें क्या करना है, उन्हें ट्राई करना है और देखना है वो कैसे होते हैं। और इसके बाद हमें हेलस्टॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि गर्मी में हेलस्टॉर्म्स कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया है, You may come across simple but amazing science experiment in magazines, newspaper supplement और on the internet। यानी कि आपने साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो कभी ना कभी न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे या कहाँ पे और इंटरनेट पे देखे होंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कलेक्ट एनी 5-8 एक्सपेरिमेंट्स यू लाइक, आस्क योर पेरेंट्स टीचर वेदर द एक्सपेरिमेंट्स आर सेफ। यानी कि आपको ऐसे 5 से 8 एक्सपेरिमेंट क्या करना है, ढूंढना है और आपको अपने टीचर्स और पेरेंट्स से पूछना है कि अगर हम ये करेंगे तो ये सेफ़ है कि नहीं। और इन एक्सपेरिमेंट्स को आपको तभी कैरी करना है जब कोई बड़ा आपके साथ क्या हो, देन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। इफ़ नेसेसरी टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगर वो एक्सपेरिमेंट सेफ़ है, जो एक्सपेरिमेंट आपने ढूंढे अगर वो सेफ़ है, तभी आप क्या करो, उनको कैरी आउट करो। और आपको ज़रूरत पड़े तो टीचर और पेरेंट्स की क्या लो, आप हेल्प लो। रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट ऑन सेपरेट शीट in your own book of science and example is given below। यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपने कैसे किया, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से ढूंढनी पड़ती है, फिर लिखना, फिर आप कैसे कर रहे हो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो क्या करो, आप एक अलग से पेपर पे लिख के रखो। फिर क्या करो, जब आप लिख ले रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंट की फ़ोटोज़ लो एंड क्या करो, एक बुक में, और उस बुक का नाम क्या रखो, बुक ऑफ साइंस, और उसमें क्या कर दो, उन एक्सपेरिमेंट को स्टिक कर दो। तो इससे क्या होगा, आप अपनी खुद की साइंस की बुक बना सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि आपने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट जो है वो कैरी आउट किए हैं। और आपके यहाँ पे क्या एक एग्जांपल दिया गया है। पहला एग्जांपल क्या है, तो पहला एग्जांपल है आपका लिफ्टिंग आइस विथ थ्रेड। यानी कि थ्रेड की मदद से आप लोग आइस को कैसे उठा सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको चाहिए क्या, तो यहाँ पे बोला गया है अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस। यानी कि ये कैसा है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आपको भी 5 to 8 एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने बोले, जो कैसे होने चाहिए, जो सिंपल होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इफ़ यू वांटेड टू लिफ्ट आइस विदाउट टचिंग इट व्हाट डू यू डू। यानी कि अगर आपको आइस को उठाना है बिना उसे छुए हुए, तो आप क्या करोगे, क्योंकि बिना आइस को अपने हाथ से उठाए हम उसे नहीं उठा सकते। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, व्हाट यू नीड। यानी कि आपको क्या चाहिए, तो पहले आपको चाहिए आइस क्यूब, थ्रेड, कॉमन सॉल्ट। यानी कि आपको आइस क्यूब्स चाहिए रहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट में आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग आइस को क्या लिफ्ट कर रहे हो। देन आपको क्या चाहिए, थ्रेड चाहिए, थ्रेड यानी कि क्या, धागा। एंड आपको क्या चाहिए, कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो नमक होता है, घर पे जो भी नमक होगा वो ले लो और क्या करो, इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करो। जैसे यहाँ पे हमने जो चीज़ें हमें लगी हैं उसके नाम लिखे, वैसे ही अगर आप कोई और एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप क्या करोगे, इन सारे चीज़ों को ऐसे ही लिखोगे और अपने बुक में दिखाओगे। तो ये क्या हो गया, आपका आइस क्यूब हो गया, सेकेंड आपका थ्रेड हो गया, एंड देन क्या हो गया, आपका सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट फिर प्रोसीजर क्या है, यानी कि व्हाट यू डू। यानी कि ये सब सामान लेने के बाद बैठना थोड़ी, ये सब सामान लेने के बाद हमें करना क्या है, यानी कि आइस क्यूब, थ्रेड और कॉमन सॉल्ट से हमें करना क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के स्टेप्स दिए गए। पहले हमें क्या करना है, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश। यानी कि जो आइस क्यूब है उसको एक बर्तन में रख लो, वेसल्स में रख लो, डिश में रख लो। जैसे कि यहाँ पे इसने एक छोटी सी प्लेट ली है, आप भी क्या करो, एक प्लेट ले लो एंड उसमें आइस क्यूब को रख दो। देन आपको क्या करना है, प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट। यानी कि जो थ्रेड का पीस, थ्रेड होता है, थ्रेड को आपको क्या करना है, थ्रेड को आपको आइस के ऊपर रखना है। स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब। यानी कि जो सॉल्ट है उसको आपको क्या करना है, आइस क्यूब के ऊपर स्प्रिंकल करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब के ऊपर धागा रखा हुआ है और ऊपर से ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर नमक को डाल रहा है, यानी कि सॉल्ट को क्या कर रहा है, वो स्प्रिंकल कर रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है वेट फॉर फ्यू सेकेंड। यानी कि आइस पे नमक डालने के बाद डायरेक्ट उसको उठा दोगे तो वो नहीं उठेगा। आपको क्या रखना है, आपको थोड़ी सी पेशेंट रखनी है और थोड़ी देर रुकना है। यानी कि नमक डालने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है। होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक देम अप केयरफुली। यानी कि कुछ
टाइम बाद, थोड़े ही सेकेंड्स बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड से थ्रेड को पकड़ना है और आइस को उठाना है, यानी कि जैसे यहाँ पे इसने उठाया हुआ है ऐसे आपको क्या करना है, इस आइस को उठाना है। व्हाट हैपेंस, यानी कि ये करने के बाद अब क्या होगा वो क्या करो आप लिखो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपेरिमेंट को देखना, कैरी आउट करना पड़ेगा, यानी कि आपको आइस क्यूब, थ्रेड और कॉमन सॉल्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले इन सब चीज़ों को लेना पड़ेगा। देन ये जो स्टेप्स दिए गए थे जो कि बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है, कुछ नहीं करना है, आइस को पहले एक प्लेट में रखना है, देन थ्रेड रख के उसके ऊपर नमक डाल देना है, कुछ देर वेट करना है और फिर क्या करना है, दोनों एंड से हम लोग आइस को बिना हाथ से उठाए क्या कर सकते हैं, आइस को लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, try placing the thread in different ways to lift the ice. You can place just one end of the thread on the ice cube and lift the ice with the other end. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एंड से ही आइस को उठाओ, आप सिर्फ एक हाथ से भी पकड़ के आइस को उठा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसने एक हाथ से उठाया हुआ है, यानी कि एक ही रोप दिख रहा है और एक जो थ्रेड है वो नीचे दिख रहा है, तो ऐसे आप एक हाथ से भी उठा सकते हो। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया था। देन सेकेंड पार्ट में आपको हेल स्टॉर्म्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे बोला गया है, पजल्स इन योर सराउंडिंग, व्हाई डज इट हेल इवन इन समर, यानी कि हेल समर में भी क्यों पड़ते हैं। तो आप बोलोगे हेल क्या होते हैं, हेल आइस जो आइस क्यूब्स जैसे छोटे छोटे स्टोन टाइप होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, वी फील वेरी हॉट इन समर, द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज हाई एंड देन सडनली देयर आर क्लाउड्स इन स्काई एंड इट स्टार्ट रेनिंग नॉट जस्ट वाटर बट इवन स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। यानी कि जब समर सीजन होता है तब क्या होता है, बहुत टेम्परेचर जो रहता है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और जो सन रहता है वो क्या करता है, बहुत सन जो रहता है वो ब्राइटली शाइन करता है और फिर क्या होता है, अचानक से जो बादल होते हैं वो आसमान में आ जाते हैं। यानी कि गर्मी के भी टाइम पे हमने देखा है बहुत बार क्या होती है, बारिश होती है, वैसे ही अचानक से क्या होता है, गर्मी के टाइम पे जब बादल आ जाते हैं तभी क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। और सिर्फ बारिश नहीं, उसके साथ कभी कभी क्या होते हैं, छोटे छोटे जो आइस के बॉल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे आइस के बॉल्स होते हैं वो भी क्या गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। We say it has started hailing. The small balls of ice are called hailstones. Why does it hail in the hot summer season? यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हेलिंग स्टार्ट हो गई जब बारिश के साथ साथ छोटे छोटे आइस के अगर पत्थर नीचे गिरने लगते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेलिंग बोलते हैं। और जो ये स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस होती है, यानी कि जो आइस के छोटे छोटे गोले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम हेलस्टोन्स बोलते हैं। फिर आपने सोचा होगा कि ये हेलस्टोन समर में ही क्यों होता है, यानी कि बारिश के साथ साथ आइस समर में क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल अप इन द स्काई, इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन। यानी कि अगर हम ज़मीन से आसमान में जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, यानी कि जो तापमान रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। वहाँ पे क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है। इवन गर्मी का सीज़न हो, ठंडी का सीज़न हो या कुछ भी हो, वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। You know that there are water particles in the cloud that we see in the sky. Very high up in the sky, the water particles in the clouds turn into little bit of ice. यानी कि जो क्लाउड्स होते हैं, अगर हम स्काई में देखते हैं तो उन क्लाउड्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। और जैसे हमने देखा, जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर जाते लगते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लगता है, यानी कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है। और ठंड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स जो क्लाउड्स में प्रेजेंट रहते हैं ये क्या बन जाते हैं, ये थोड़े बहुत आइस जैसे बन जाते हैं, यानी कि आइस के फॉर्म में होने लगते हैं। Then next, sometimes there are strong winds in the cloud. They push these little bits of ice upward, so they do not fall to the ground. They go up and collect more water particles which freeze onto them. यानी कि कुछ समय क्या होता है कि जो विंड के जो विंड्स होते हैं वो, यानी कि हवा वो क्या बहुत ज़्यादा तेज चलती है और उसके वजह से क्या होता है, जो ये वाटर पार्टिकल जो आइस बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे आने की जगह और ऊपर चले जाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, वो और वाटर पार्टिकल क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर क्या होते हैं, वो वाटर पार्टिकल उसमें फ्रीज होके वो क्या बनते हैं, हेलस्टोन बन जाते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, हेल स्टोन्स होते हैं, ऐसे वो बन जाते हैं। देन क्या होता है, thus the tiny balls get bigger and bigger, they turn into hailstones, the heavy hailstone
देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर। और ये क्या होते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर जाते रहते हैं, जितने वाटर पार्टिकल ये लोग कलेक्ट करते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो ये हेलस्टोन जो ये छोटा सा आइस रहता है, ये क्या बन जाता है, एक बड़ा सा हेलस्टोन बन जाता है। और उसके वजह से और फिर क्या होता है, फिर ये ग्राउंड में क्या होने लगता है, जैसे बारिश के साथ ये भी क्या करने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और इसके वजह से होता क्या है, ये हेलस्टोन बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं और बड़े भी होते हैं। वेरी टाइनी hailstone melt before they reach the ground. They turn into raindrops, but some hailstones reach the ground before they melt. यानी कि जो छोटे छोटे hailstones होते हैं वो नीचे आते आते क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं। बट जो बड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स को कलेक्ट करके बने होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेल्ट नहीं होते हैं, वो ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, अ लाइट शावर ऑफ अ हेल कैन बी ग्रेट फन, बट अ हेलस्टॉर्म कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स, प्लांट एंड एनिमल। यानी कि अगर छोटा सा बारिश हो रहा है, एकदम कम हल्की सी बारिश हो रही है हेल्स की, तो वो अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। बट अगर बड़ा हेलस्टोन का अगर शावर हुआ तो उसके वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं, यानी कि खेत में जो भी उगाए रहते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, उनको प्लांट्स होती हैं, उनको क्या होता है, ये लोग हार्म करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और हेलस्टॉर्म, जब भी अगर हेलस्टॉर्म पड़ रहे होते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इनसे हमें क्या हो सकता है, इनसे हमें हार्म हो सकती है, यानी कि ये चोट पहुंचा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे हेलस्टॉर्म दिख रहे हैं, बट यहाँ पे हमें बड़े बड़े हेलस्टॉर्म क्या दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, ये क्रॉप फील्ड है, यानी कि एक खेत है जिसमें क्या हुआ है, हेलस्टॉर्म पड़ा है, उसके वजह से क्या हुआ है, जो प्लांट्स है वो क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, यानी कि ख़राब हो चुके हैं। इसके लिए जो हेलस्टॉर्म होता है, अगर वो छोटे आ रहे तो ठीक है, बट बड़े हेलस्टॉर्म क्या कर सकते हैं, बड़े हेलस्टॉर्म्स इन सारी जो खेत होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो लोग डैमेज कर सकते हैं, यानी कि ख़राब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, Maharashtra was hit by a series of hailstorm in 2014. The hailstorm devastated thousands of acres of standing fruit crops were ruined. Birds and animals were killed and injured in large number. Farmers suffered heavy losses. It was a great natural calamity. यानी कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, एक बार हेलस्टॉर्म हुआ था 2014 में, क्या हुआ था, महाराष्ट्र में हेलस्टॉर्म हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे जो क्रॉप्स के फील्ड थे, यानी कि खेत में जो भी क्रॉप्स लगाए गए थे, जो भी खेती की गई थी, वो क्या हो गई थी, वो ख़राब हो गई थी। जो फ्रूट के क्रॉप्स है, यानी कि फल के जो फल या फ्रूट्स हम खाते हैं, वो भी क्या हो गए थे, वो ख़राब हो चुके थे। और ये हेलस्टॉर्म में क्या हुआ था, बहुत सारे जो एनिमल्स थे उनको क्या हुआ था, उनको इंजरी हुई थी, और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स थे वो क्या हो गए थे, कुछ उसमें से मर गए थे और कुछ को क्या बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी थी। और इसी के वजह से जो फार्मर थे उनको खेती में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो भी लगाया था, जो भी क्रॉप उन्होंने लगाया था, वो हेलस्टॉर्म के वजह से क्या हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हेलस्टॉर्म की साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, यानी कि पत्थर के जैसी है, जिसके वजह से किसी को भी चोट या डैमेज हो सकती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, यू मे हैव अदर क्वेश्चन दैट पजल यू, नोट डाउन एटलीस्ट 10 सच क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स इन योर सराउंडिंग। यानी कि जो भी चीज़ें आपके आजू बाजू हो रही होती है, तो आप सोचते होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये जैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप क्या करो, ऐसे 10 क्वेश्चन लिख के रखो और फिर क्या करो, उनके आंसर्स निकालने का ट्राई करो। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए। पहला यहाँ पे वेयर डू फ्लावर्स गेट देयर कलर फ्रॉम, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो उन फ्लावर्स को कलर मिलता कहाँ से, आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च करके ये इसका पता लगा सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप क्या करो, उनको अपने नोटबुक में लिखो, एक बुक बनाओ, बुक ऑफ साइंस, और उसमें क्या करो, आपके आंसर्स को लिखो। तो फ्लावर्स यहाँ पे बोला गया, फ्लावर्स गेट कलर फ्रॉम पिगमेंट्स, यानी कि फ्लावर को उनका कलर कहाँ से मिलता है, कलर पिगमेंट से मिलता है, जो उनको क्या देता है, कलर देता है। वाई आर लीव्स ग्रीन, यानी कि लीव्स
ग्रीन क्यों होते हैं? तो यहाँ पे बोला गया है द लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के वजह से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको क्या मिलता है? ग्रीन कलर पिगमेंट मिलता है। देन नेक्स्ट है व्हाई डज चॉपिंग एन ओनियन मेक यू क्राई, यानी कि जब भी कोई प्याज काटता है या तो हम काट रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, हमें क्या आंखों में आंसू आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा होगा कि प्याज ही काटते टाइम हम लोगों को हमारे आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है, कटिंग ओनियन रिलीजेज अ केमिकल कंपाउंड विच इरिटेट्स द नर्व्स अराउंड द आईज कॉजिंग टीयर्स टू फॉर्म, यानी कि जब हम ओनियंस को कट करते हैं, चॉप करते हैं, तभी क्या होता है, वो एक केमिकल को रिलीज करता है और जिसके वजह से क्या होता है, जो हमारे नर्व्स होते हैं यानी कि आइज़ के अंदर के जो नर्व्स होते हैं वो इरिटेट होते हैं और क्या करते हैं, टीयर्स को फॉर्म करते हैं और इसी के वजह से क्या होता है, ओनियन काटते टाइम आंसू आते हैं, जैसे कि इसको भी आ रहे हैं। देन नेक्स्ट है नोट ईच क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट पेज इन योर बुक ऑफ साइंस, ड्रॉ सुटेबल पिक्चर ऑफ और पेस्ट रिलेटेड फोटोग्राफ्स ऑन दैट पेज, यानी कि आपको एक बुक बनानी है, बुक ऑफ साइंस, और आपको क्या करना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, उनके आंसर्स निकालने हैं और क्या करने हैं, जो भी उससे रिलेटेड पिक्चर्स मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो आपको क्या उस बुक में लगाने हैं। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है ट्राई टू फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन विद द मार्क with the help of your parents, teachers or friends. Make use of science journal and reference book to find the answer. You may find the answer on the internet with the permission and guidance of your parents, guardians or teacher. Browse through the informative वेबसाइट, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन निकाल रहे हो उसका क्या करो, आप आंसर भी फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो टीचर्स को पूछो, पेरेंट्स को पूछो, और फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, जो साइंस के जर्नल होते हैं, साइंस के बुक होते हैं, रेफरेंस बुक होते हैं, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें आंसर मिल सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उनमें अपने आंसर्स को ढूंढ सकते हो। और ये भी नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट की यूज़ कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, पहले आपके पेरेंट्स से परमिशन लेनी है कि आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो कि नहीं। और इंटरनेट का यूज़ भी क्यों करोगे, जो क्वेश्चन है उसके सिर्फ आंसर के लिए आप क्या करोगे, उसका यूज़ करोगे। यू मे फाइंड सम ऑफ द आंसर्स यू नीड इन योर टेक्स्ट बुक और अदर इंफॉर्मेटिव बुक्स। नोट डाउन द आंसर ऑन द रेलिवेंट पेजेस, यानी कि जो भी क्वेश्चन है आपके मन में उसके आंसर्स आपको बुक्स में भी मिल सकते। तो अगर आपको मिल रहे तो आप क्या करो, उन आंसर्स को जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे क्या करो, लिख के रखो, और इससे क्या होगा, आपका जो बुक ऑफ साइंस है वो कंप्लीट होते जाएगा। व्हेन यू हैव कलेक्टेड अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड आंसर इन योर क्वेश्चन, पुट देम ऑल टुगेदर इन योर ओन बुक ऑफ साइंस, यानी कि जब आपको पूरे आंसर्स, फोटोग्राफ्स, इंफॉर्मेशन सब मिल जाए तो आप क्या करो, अपने बुक ऑफ साइंस में क्या करो, लिख दो। जैसे कि ये इसको कुछ तो मिला होगा, ये लिख रहा है, वैसे आपको भी क्या करना है, वैसे आपको भी वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के आपको अपने बुक में लिखना है, यानी कि और उस बुक का नाम क्या रखोगे आप, बुक का नाम रखोगे बुक ऑफ साइंस, यानी कि पहले आप क्या करो, पहले जो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लिखो, देन जो क्वेश्चंस आपके मन में उनके आंसर्स को निकाल के लिखो, और ऐसे क्या करो, एक बुक ऑफ साइंस आप बना सकते हो। और इसी की तरह हमने क्या किया, इसी की तरह हमने इस लेसन को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।